15 अगस्त 2003 का वो दिन इंडिपेंडेंस डे के इस स्वर्णमय अवसर पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जनता को संबोधित करते हुए एक स्पेशल अनाउंसमेंट करते हैं। ये अनाउंसमेंट थी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एक स्पेस प्रोग्राम की, जिसका नाम था द चंद्रयान प्रोग्राम। इसे इंडियन लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम भी कहा जाता है। लूनार का मतलब होता है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो रिलेट करता हो मून यानी चांद से। तो ये जाहिर था कि इस प्रोग्राम के अंडर इसरो अब मून से रिलेटेड मिशंस को कंडक्ट करने वाली थी। इस न्यूज को 15 अगस्त के दिन ही अनाउंस करना अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कोई पॉलिटिकल मूव नहीं था, बल्कि इसरो के साइंटिस्ट की 3 साल की कड़ी मेहनत थी, जिसके चलते उन्होंने चांद पर पहुंचने का रास्ता थ्योरेटिकली खोज निकाला था। साल 1999 में आईएएस यानी इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की एक मीटिंग के दौरान भारत के चांद पर जाने की आइडिया को पहली बार प्रपोज किया गया। 1999 का वो साल महज इस आइडिया के साथ ही चला जाता है। इसके अगले साल यानी ईयर 2000 को एएसआई यानी एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इस आइडिया को कैरी फॉरवर्ड करते हुए इसरो द्वारा 100 साइंटिस्ट की एक टीम बनाती है। इस टीम का नाम था नेशनल लूनार मिशन टास्क फोर्स। टीम में मौजूद साइंटिस्ट बिलोंग करते थे साइंस के अलग अलग ब्रांचेस से, जैसे प्लैनेटरी एंड स्पेस साइंसेस, अर्थ साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन साइंसेस। इस टीम का काम था अपने नॉलेज के जरिए उन फैक्ट्स को अच्छे से समझना जो चांद के तरफ का सफर आसान बना सके। कई दिनों की लंबी डिस्कशंस और थ्योरेटिकल्स एविडेंसेस के साथ अप्रैल 2003 में यह टीम एक पॉजिटिव रिजल्ट सबमिट करती है। ये रिजल्ट्स एक तरीके से एक अप्रूवल था उन 100 साइंटिस्ट का जो लंबे समय से इस पर काम कर रहे थे। अब बारी थी सबसे बड़े अप्रूवल की, जो आने वाली थी पीएम ऑफिस से। इसके 6 महीने बाद यानी नवंबर 2003 को वाजपेयी जी ने भी इस मिशन को प्रोसीड करने की इजाजत दे डाली। यही से शुरू होती है द मिशन सीरीज, जिसे हम चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के नाम से जानते हैं। चलिए अब इन तीनों को भी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं चंद्रयान 1 के साथ। चंद्रयान 1 ये एक ऑर्बिटर मिशन था जिसका काम मून के ऑर्बिट की परिक्रमा करते हुए उसके नॉर्थ और साउथ पोल को ऑब्जर्व करना था। चंद्रयान 1 मिशन में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करना था। इसके बाद इसे डेवलप्ड और लॉन्च किया जाने वाला था। दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके तैयार होते ही इस स्पेसक्राफ्ट को कई तरह के एक्सपेरिमेंट से गुजरना था, जिसमें 3 डायमेंशनल एंगल्स को अच्छे से सेट किया गया ताकि स्पेसक्राफ्ट किसी भी एंगल से मून की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर कर सके। इसके बाद उन सभी सेंसर्स को भी अच्छे से टेस्ट किया गया जो चांद की सतह पर मिनरलॉजिकल मैपिंग करने वाले थे। मिनरलॉजिकल मैपिंग का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर सरफेस एरिया का सेंसर्स द्वारा केमिकल डिटेक्शन, यानी उसे वहां पे कौन से केमिकल्स वहां पे मौजूद है उसे ठीक तरह से आइडेंटिफाई करना। ये सेंसर चांद पर मौजूद केमिकल एलिमेंट्स जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम, रेडॉन और यूरेनियम को आइडेंटिफाई करने में सक्षम थे। इस मिशन का अगला ऑब्जेक्टिव था मून पर एक सब सैटेलाइट जिसे मून इंपैक्ट प्रोब कहते हैं, इसे हार्ड लैंडिंग के जरिए मून की सरफेस पर उतारना। इस हार्ड लैंडिंग का मकसद चांद की सतह को जांचना था, जो इन फ्यूचर सॉफ्ट लैंडिंग के समय काम में आ सकता था। जी हां, इस हार्ड लैंडिंग का मकसद ही यह था कि आने वाले दौर में इन फ्यूचर हम कभी सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करें, जो कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में हमने की थी। चंद्रयान 3 खैर सक्सेसफुल हो गया, लेकिन चंद्रयान 2 फेल हो गया था सॉफ्ट लैंडिंग के। तो ये हार्ड लैंडिंग करने का मकसद ही ये था कि चांद की जो सतह थी, जो सरफेस एरिया था, उसे अच्छे से जांच लिया जाए,
उसे अच्छे से टेस्ट किया जाए कि सतह कैसी है, जो हम कहाँ वहां पे लैंड कर सकते हैं। मतलब वो एक एरिया को आइडेंटिफाई करने का भी मौका था उस समय आने वाले मिशंस के लिए। स्पेसक्राफ्ट का मास मतलब वजन एट द टाइम ऑफ लॉन्च 1380 केजी का था, वही लूनार ऑर्बिट में ये 675 केजी का हो जाएगा। इसके बाद इंपैक्टर के रिलीज होते ही ये 523 केजी का होने वाला था। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद इसका मेजर पावर सोर्स सनलाइट था, जिसकी वजह से इस पर सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए थे। ऊपर एक डेटा ट्रांसमीटर एंटीना भी लगा था, जिसके जरिए यह लगातार पृथ्वी से संपर्क बनाए रख पाता। चंद्रयान-1 के डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग करते करते 5 साल गुजर जाते हैं। इन 5 सालों में यह प्रोजेक्ट थोड़ा स्लो डाउन भी हुआ था, जिसकी वजह थी गवर्नमेंट का बदल जाना। अब यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ लिया था, जिस वजह से इन्होंने अप्रूव दिया था। इसके बाद आई थी कांग्रेस की सरकार, जिसमें मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, और यहां पर उन्हें सबसे पहले जरूरत थी इस पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से समझना। तो इस वजह से प्रोजेक्ट में देरी आ रही थी, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ रहे थे, ध्यान में ले रहे थे। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहले लिया था, वही काम अभी मनमोहन सिंह आगे कर रहे थे। इस वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा स्लो डाउन होता है। इसके बाद साल 2008 मतलब 2003 को ये काम शुरू हुआ था चंद्रयान फर्स्ट का 1 का, और 2008 में फाइनली मनमोहन सिंह द्वारा इसे भी अप्रूवल किया जाता है कि अभी आपने पूरा इसको डिजाइन किया है, इसका डेवलपमेंट अच्छे से किया है, इसको टेस्टिंग अच्छे से किया है, तो अभी आप इसे लॉन्च करने के लिए रेडी हो। ऐसा अप्रूवल मनमोहन सिंह से आ जाता है इसरो के पास। 22 अक्टूबर 2008 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से यह स्पेसक्राफ्ट 4 स्टेज PSLV C11 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाता है। यहां ये अपने अलग अलग फेजेस को कंप्लीट करता हुआ फाइनली 12 नवंबर 2008 को चांद की ऑर्बिट में पहुंचने में कामयाब हो जाता है। यह सभी भारतीय के लिए एक गौरव का क्षण था, जहां पहली बार भारत किसी स्पेस मिशन के जरिए अपने गोल को अचीव कर रहा था। अब समय था मून इंपैक्टर को रिलीज करना। 14 नवंबर 2008 यानी स्पेसक्राफ्ट के मून ऑर्बिट में आने के 2 दिन बाद इस प्रोब को रिलीज किया जाता है। जब इसे रिलीज किया गया, तब इसके स्पेसक्राफ्ट से सतह तक का जो अंतर था, मतलब जो डिस्टेंस था, वो था 100 किलोमीटर। इसे मून की साउथ पोल में उतारा जाने वाला था, और यही प्लान का हिस्सा भी था। अपनी 100 किलोमीटर की ट्रैवल को कंप्लीट करने के बाद मून इंपैक्ट प्रोब फाइनली एक डाटा ट्रांसमिट करता है अर्थ की तरफ। इंपैक्टर के भेजे गए इस एनालिटिकल रिपोर्ट में यह साबित हो रहा था कि मून के साउथ पोल में वाटर यानी पानी मौजूद है। यह उस वक्त की सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि अब तक यह बस कहा जाता था कोई इमेजेस के जरिए कि मून के साउथ पोल पे पानी मौजूद है, मगर भारत ने एक एक प्रैक्टिकल प्रूफ देते हुए, मतलब जो एनालिटिकल रिपोर्ट्स है उसके जरिए यह साबित कर दिया था कि जो अब तक जो हम थ्योरेटिकली बात कर रहे थे, ये प्रैक्टिकली हमने प्रूव कर दी है कि वाकई में मून के साउथ पोल में पानी मौजूद है। इसके बाद बारी थी मिनरोलॉजिकल मैपिंग की। मून मिनरोलॉजिकल मैपर के जरिए ऊपर घूम रहा ऑर्बिटर मून की सतह की जांच कर रहा था। उसके भेजे गए कई इमेजेस से यह साबित हो रहा था कि मून पर की जमीन ज्यादातर आयरन मिश्रित है। मून पर के बेसिन रीजन की बात की जाए तो यहां पर आयरन के साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में पायरोक्सेन भी पाया गया। जनवरी 2009 में ऑर्बिटर ने अमेरिका के अपोलो मिशंस के लैंडिंग साइट्स को भी मल्टीपल एंगल से ऑब्जर्व किया। अपने 3000 ऑर्बिट्स के चलते उस स्पेसक्राफ्ट ने, चंद्रयान-1 स्पेसक्राफ्ट ने 70,000 से भी ज्यादा मून की सरफेस की इमेजेस को कैप्चर किया। यह वाकई में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, क्योंकि यह एक्सपेक्ट नहीं था।
साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि मैक्सिमम 40,000 इमेजेस ये कैप्चर कर सकेगा उस टाइम पे, लेकिन उसने 70,000 इमेजेस कैप्चर किए। यहां वो डेली 500 से भी ज्यादा इमेजेस को कैप्चर कर रहा था और अर्थ पर भेज रहा था। 28 अगस्त 2009 में, मतलब अभी इस मिशन को 1 साल कंप्लीट होने में 2 महीनों का समय बाकी है। और ऐसे सिचुएशन में अभी यहां पे क्या होता है, चंद्रयान-1 से जो संपर्क बना हुआ था पृथ्वी से, वो कनेक्शन, मतलब वो जो सिग्नल मिल रहे थे वो चले जाते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड था, मतलब अब तक एकदम बिल्कुल ठीक चल रहा था, किसी भी प्रकार का कोई तकनीकी, मतलब कोई टेक्निकल इशू नहीं थे। ऐसे में सिग्नल चले जाना थोड़ा सा मतलब वरीड बात थी साइंटिस्ट के लिए कि क्या हुआ एग्जैक्टली। इसके बाद साइंटिस्ट इस होड़ में कंटिन्यू लगे रहे कि कैसे ना कैसे वो चंद्रयान-1 से फिर से अपना कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर पाए, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। अचानक से सिग्नल चले जाना एक ज्यादा हाई रेडिएशंस की मात्रा हो सकती है, ऐसा इसरो के एक एडवाइजरी कमिटी ने कहा। यहां से इस मिशन को ब्रेक लगता है, मतलब यहां से इसे ऐसा माना गया कि चंद्रयान-1 अभी चला गया, मतलब खत्म हो गया है, अभी ये मिशन आगे काम नहीं करेगा। तो यहां से इस पूरे प्रोजेक्ट को बंद किया गया। लेकिन इस मिशन के चलते यहाँ का 90 to 95% काम साइंटिस्ट ने कर लिया था। जो उनके जो ऑब्जेक्टिव थे, जो गोल थे, वो उन्होंने अचीव कर लिए थे। सबसे पहला मेजर गोल था कि लूनर वाटर की खोज, मतलब ऐसा कहा जाता था पहले से कि वाटर मौजूद है साउथ पोल में, नॉर्थ पोल की तरफ। तो ऐसे में साइंटिस्ट ने इसी को टारगेट किया और उन्होंने वो अचीव कर लिया। अब बारी थी सॉफ्ट लैंडिंग की, मतलब अभी तो ऊपर से हार्ड लैंडिंग करके वो देख चुके थे, तो अभी बारी थी एक रोवर को एग्जैक्टली सरफेस पे उतारकर, साउथ पोल के, मून के सरफेस पे उतारकर ये जांच की जाए कि एग्जैक्टली वहां पे पानी मौजूद है, उसमें कौन से कंटेंट है, क्या क्या है, जिससे और भी हमें ज्यादा नॉलेज मिल सके उस बारे में। तो इसी के चलते चंद्रयान-2 को लाया गया सामने, और यही से कहानी शुरू होती है चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 की, मतलब चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 की। तो इसकी कहानी हम जानेंगे अगले वीडियो में। मैं जानता हूं कि वीडियो थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ये इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट था जहां मैंने महज चंद्रयान-1 की ही बात की है, क्योंकि ये मिशन बिल्कुल ही डिफरेंट था चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 से, क्योंकि ये मिशन था एक ऑर्बिटर जहां बस उसे सरफेस पर घूमना था। लेकिन दूसरे जो मिशन थे ये लैंडिंग मिशन थे, जहां उन्हें सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी। अब चंद्रयान-2 में और चंद्रयान-3 में क्या क्या हुआ एग्जैक्टली, चंद्रयान-2 फेल हुआ था, क्या उसके रीजंस थे, क्या लूप होल्स थे जो उसे कम किया साइंटिस्ट ने, उसे आइडेंटिफाई किया उन लूप होल को चंद्रयान-2 में जो हुए थे, जिसके बदौलत चंद्रयान-3 हुआ जो हम सभी ने देखा, जो सक्सेसफुल भी हुआ। उसी की स्टोरी हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। तो चलिए, आपको इस चंद्रयान-1 के बारे में, आपका इस चंद्रयान-1 के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 की स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।